बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये SLO बेस्ड MCQs मैं बहुत ही मुनफरिद अंदाज़ में आपको सिखाऊंगा, लिहाजा अगर आपने पहले किए हुए हैं तो मिस ना कीजिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल MCQs आपको एक्स्ट्रा भी मैं सिखाऊंगा। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इसमें इंटीजर A दिया हुआ है 15 और फ्लोट दिया हुआ है S 5.5 और प्रिंट क्या करना है हम लोगों ने %f यानी फ्लोटिंग नंबर, डेसिमल नंबर करना है। तो A डिवाइडेड बाय S हम लोग करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो 15 डिवाइडेड बाय 5.5 किया तो आंसर आ गया 2.72। सो B इज़ द आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल था। Question number 2. Which one of the following symbols is used in flow chart for the statement marks lesser than 33? यानी ये चेक कर रहा है, ये चेक करेगा, कंपेयर करेगा और फिर कुछ ना कुछ डिसाइड करेगा। तो आपको ज़रा चार्ट एक दफ़ा दिखा दूँ। ये आपको पता है स्टार्ट स्टॉप के लिए यूज़ होता है, ये रेक्टेंगल प्रोसेस के लिए, ये इनपुट आउटपुट के लिए, और जब भी डिसीजन लेना हो तो ये डायमंड शेप की तरह का यूज़ होता है। तो हमें समझ आ गई है कि हम लोगों ने चूँकि डिसीजन लेना है कि मार्क्स लेसर दैन 33 है तो पास फेल कर देगा और ग्रेटर दैन 33 तो पास करेगा। और ये डिसीजन के लिए, जब भी डायमंड यूज़ हो तो डिसीजन के लिए। तो डी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू रीड स्ट्रिंग। कंप्यूटर साइंस। इस किस्म के सवाल बड़े बड़े इंजीनियर भी आपको नहीं समझा सकते, जो आज मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। गेट की, आखिर में ई आ गया, और गेट कैरेक्टर और गेट्स, ये चार मुख्तलिफ तरह के लफ्ज़ हैं, कोई भी आ सकते हैं आपको सवाल में। सिर्फ गेट कैरेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपसे एक कीबोर्ड से एक इनपुट की ली जा रही है, लेकिन उसको एको नहीं किया जा रहा, यानी दोबारा प्रिंट नहीं किया जा रहा स्क्रीन के ऊपर। जब इसके आखिर में ई आ जाए तो आपसे एक तो इनपुट ली जा रही है की से, और दूसरा उसको एको यानी प्रिंट करके दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे कि क्या है। जब पूरा गेट कैरेक्टर लिखा हो तो इसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, इसके अंदर गेट की भी होगी, यानी आप की इनपुट करेंगे, वो एको भी करेगा, उसको दिखाएगा भी, और फिर रिटर्न की दबाने का वेट करेगा। पुराने वक्तों में एंटर को रिटर्न कहते थे, इसलिए आखिर में ये आर लिखा हुआ है कि आप जब एंटर करेंगे तब वो आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। और गेट्स का मतलब होता है गेट स्ट्रिंग, यानी कि ABCDEFG एक लंबा था जुमला, कैरेक्टर नहीं है, ये पूरा गेट स्ट्रिंग है। तो ये जो है रीड स्ट्रिंग कौन करता है, गेट स्ट्रिंग से रीड होती है। और आप ये सोच रहे होंगे यार फिर ये गेट की का फ़ायदा क्या है कि एको ना हो रहा हो। ये नॉर्मली जब पिन कोड आप लोग बैंक के अंदर या कहीं आप लोग पासवर्ड डालते हैं, कोई साथ वाला बंदा ना देख ले, इसलिए किया जाता है सिर्फ गेट क, ताकि कोई और साथ वाला ना देख ले। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज़ इक्विवेलेंट टू जे इज इक्वल टू जे प्लस ए। इस तरह की कोई भी आपको आ सकते हैं कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ज़रा प्रैक्टिस कर लें। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन लिखा हो और आपने इसको कन्वर्ट करना है इस किसी के फॉर्म में, तो क्या करना होगा, पहले वाले एक को काट लेंगे, जो आपके पास 2 दफ़ा लिखा होता है उसमें से एक को काट लेंगे, और ये जो इज इक्वल टू का साइन है ये उठा के एंड वाले से पहले ले जाएंगे। अभी इससे क्या बन गया, सम प्लस इज इक्वल टू एन, क्योंकि ये वाला कट गया और ये इक्वल टू उठ के इधर आ गया। और मिसाल देखते हैं, अगर हमें उल्टा रिवर्स ऑर्डर में मिले कि इस तरह का मिले, तो हमने ये वाला लफ्ज़ एक दफ़ा और लिख लेना और इक्वल टू उधर ले जाएंगे। जैसे कि इस केस में हमने किया, एक सम और लिख लिया ये, और ये इक्वल टू उठा के उसके पास ले आए। यही देख लें, ए डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू बी का हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। इसी तरह ए रिमाइंडर इज इक्वल टू बी का हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए रिमाइंडर बी। तो हमारे केस में आप देखें पहला ही आंसर है ए। क्वेश्चन 5, विच एस्केप सीक्वेंस कैन बी यूज टू इंसर्ट अ टैब इन सी लैंग्वेज। टैब के लिए देख लें, फ़ौरन पता लग रहा है कि /T ही होगा, लेकिन हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं एस्केप सीक्वेंस की। /A का मतलब होता है अलार्म, /B का मतलब कर्सर मूव बैक 1 पोजीशन, यानी कि अगर यहाँ पे कर्सर है तो ये इधर आ जाएगा, इस T को डिलीट नहीं करेगा, इधर आ जाएगा। जब अगली कोई प्रिंटिंग होगी तो फिर वो T के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। /N का मतलब होता है कि मूव टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, इधर बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। फिर आ जाए /R बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन, /N अगली लाइन के शुरू में, और /R रिवर्स जाके पहली कैरेक्टर की लोकेशन पे चला जाता है। फिर /T ये हमारा आंसर है, टैब आगे की तरफ चला जाता है कि जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है तो उठ के यहाँ तक चला जाएगा 8 डिजिट्स के बाद। डबल / दिए हो तो इस / का कोई मतलब नहीं है, इसके अगली वाली का मतलब है असल में कि /। एक / के बाद एक और सिंगल कोट दिया हुआ है तो फिर सिंगल कोट ही प्रिंट होगा। एक / के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स दिया हुआ है तो डबल कोट यानी इन्वर्टेड कॉमर्स ही प्रिंट होगा। तो हमारे केस में /T टैब का आंसर है। क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। टू वे डिसीजन आपको पता है कि इफ़ एल्स के अंदर ही होता है, लेकिन वैसे हल्का सा देख लेते हैं कि अगर सिर्फ इफ़ हो कि कंडीशन ट्रू होगी तो आप सीधा आगे ले जाते हैं, अगर फॉल्स हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती, फिर भी आपने प्रोग्राम को एंड ही करना है।
तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट ही होती है कि अगर इफ़ ट्रू हो जाए तो ये काम करो, अगर फॉल्स हो जाए तो ये काम करो, यानी कि टू वे डिसीजन होना है। फिर स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच हमेशा आपको याद होना चाहिए कि स्विच कांस्टेंट के साथ कंपेयर करता रहता है कि पहला केस 1 ये है कि इसके बराबर है, केस 2 जिसके बराबर आपको मिल जाए तो उसके आगे वो ब्लॉक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर लेता होता है। और नेस्टेड इफ़ ये होता है कि एक इफ़ स्टेटमेंट है, अगर ट्रू होगी तो उसके आगे एक और इफ़ स्टेटमेंट है, फिर उसके आगे एक और इफ़ स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर तो चूँकि टू वे डिसीजन है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट ही होगा। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी टाइम्स FBISE will be displayed by the following code? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ट्रिकी, ज़रा गौर से समझें जी। फॉर लूप रन करना है हमने। शुरू में आप देखें आई की वैल्यू क्या है, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस दैन 10, i इज इक्वल टू प्लस 2। शुरू में इंटीजर i की वैल्यू क्या है, 1। वो नीचे गया, प्रिंट कर दिया फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अब लूप दोबारा आया, अब उसने क्या किया, i इज इक्वल टू i प्लस 2, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब वो नीचे आएगा और एक दफ़ा और प्रिंट कर देगा फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। फिर दोबारा ऊपर जाएगा तो i इक्वल टू i प्लस 2, तो पहले 3 थी अब 5 होगी। 5 भी देखा जाए तो 10 से कम है, तो एक दफ़ा और प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर गया 7 भी देखा 10 से कम है, तो एक दफ़ा और प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गया और 9 हो गया, 9 भी 10 से वैल्यू कम है, तो एक दफ़ा और प्रिंट कर दिया। अब i इक्वल टू i प्लस 2 किया और आंसर क्या आ गया, i इक्वल टू 11। तो यहाँ पे वो क्विट कर देता है प्रोग्राम को। और देखा जाए तो टोटल कितनी दफ़ा प्रिंट किया उसने FBISE, 5 बार। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, लेकिन ये इसका आंसर तो है i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 2। कैसे, ये ज़रा चेक करें। i इक्वल टू 1 है हमारे पास शुरू में, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है 1 से लेकर 2 तक का। सबसे पहले ये प्रिंट एफ करेगा \n, एक नई लाइन पे जाएगा और i इज इक्वल टू 1 लिख देगा, क्योंकि i की वैल्यू ही 1 है, तो ये डिस्प्ले कर देगा। अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस करेगा, तो i की वैल्यू अब हो जाएगी 2। वो इससे चेक करेगा i लेस दैन 2 है, हाँ लेस दैन 2 है, तो फिर एक दफ़ा और i इज इक्वल टू 2 डिस्प्ले कर देगा। अब फिर ऊपर जाएगा i इज इक्वल टू i प्लस 1 करके देखेगा 3, तो यहाँ पे फिर इस लूप से बाहर चले जाएगा क्योंकि ये कंडीशन मीट नहीं कर रही। तो टोटल जो हमारा डिस्प्ले होगा वो इस तरह का आएगा, i इज इक्वल टू 1 और i इज इक्वल टू 2, जो कि हमने पहले ही हाईलाइट कर दी है B से। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स हैज़ एन आउटपुट a इंटू बी? ये आपको पता है एंड गेट के अंदर होती है, लेकिन एक दफ़ा सारे गेट देख लें। एंड गेट क्या होता है, जो मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि दोनों इनपुट्स जो हैं उसकी हाई होंगी तो आगे हाई आएगा। और गेट के अंदर कोई एक भी जो है हाई हो जाए तो आउटपुट हाई आ जाएगी। नैंड गेट का मतलब ये होता है कि एंड गेट के आखिर में नॉट गेट लगा दिए, और नॉर गेट का मतलब होता है कि और गेट के आखिर में नॉट लगा दिए। इतना काफ़ी मेरा ख्याल है, तो ये एंड है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द इनपुट टू एन इन्वर्टर इज़ लो द आउटपुट विल बी। अब इन्वर्टर होता क्या है कि अगर उसके यहाँ पे लो यानी कि 0 दे दिया जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई यानी 1 हो जाएगी। अगर इनपुट हाई हो जाए यानी 1 तो आउटपुट लो हो जाएगी यानी कि 0। तो अभी देखें इनपुट क्या है, लो 0 तो आउटपुट क्या होगी, हाई 1। तो ये हाई, ये देख के आपने टिक नहीं कर लेना, हाई और 1 ये वाला हमारा आंसर है C। क्वेश्चन 11, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग HTML कोड? इस तरह का सवाल अक्सर आ जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप करने का कह रहा है। एक दूसरी लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ज़रा फ़र्क समझ लें। अनऑर्डर्ड लिस्ट में नॉर्मली ये बुलेट्स लगे होते हैं, डॉट लगे होंगे, स्क्वायर लगे होंगे, और ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 4 होते हैं। अगर आपने कभी किसी को बताना है यार फ़लानी लाइन में चले जाओ, 5th लाइन में, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्योंकि ये बाकायदा ऑर्डर्ड है। इसमें आपने किसी को बताना हो यार फ़लानी लाइन में अगर 25-30 लाइनें हैं तो बंदा नहीं बता सकता किसी को। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्स वाली लिस्ट को कहते हैं। तो यहाँ पर देखें किस में नंबर आए हुए हैं, B के अंदर, क्योंकि इसमें एक नंबर है और एक अनऑर्डर्ड वाला है, तो B इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट HTML स्टेटमेंट्स टू डिवाइड ब्राउज़र विंडो इनटू 3 कॉलम? बुक में ये कराया तो नहीं गया, लेकिन इसको इस तरीके से देखें कि फ्रेम के जो है ना डिफरेंट सेट्स बनाते होते हैं हम लोग। एक सेट बन गया, दूसरा, तीसरा, बाकायदा सेट बन जाता है एक पूरा जो है ना 4 फ्रेम्स का। अब यानी कि सेट बनने हैं तो ज़ाहिर बात है इसकी नाम के अंदर फ्रेम सेट आना चाहिए। ये दो तो कट हो गए, क्रॉस हो गए, अब इन दो के अंदर आना चाहिए। अब इन दो में देखते ही हमें पता लग रहा है कि यार ये देखें इसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग है, इज़ इक्वल टू का साइन नहीं है। इज़ इक्वल टू तो होना है, हमने किसी चीज़ के इक्वल करना होता है, तो ये B वाला ही आंसर होगा। लेकिन देखें, हाँ यहाँ पे देखें फ्रेम सेट कर्नल इज़ इक्वल टू, ठीक है, फ्रेम सेट कर्नल्स इज़ इक्वल टू कॉलम्स इज़ इक्वल टू, तो ये B है।
अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं।